मिडिल ईस्ट की जंग 26वें दिन एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। जमीन पर हमले न इजराइल की तरफ से रुके हैं न ही ईरान की तरफ से, लेकिन ट्रंप का दावा है कि जंग अब खत्म हो चुकी है। लड़ाई सिर्फ 15 बनाम 6 की है। क्या है 15 वर्सेस 6 की ये नई जंग? समझिए ट्रंप के दावों और वर्ल्ड मीडिया में इसकी एनालिसिस के जरिए एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में जंग अभी खत्म नहीं हुई बल्कि युद्ध लंबा चलने का खतरा है। ईरान से जंग का चौथा हफ्ता, बर्बाद खाड़ी, आगे क्या रास्ता? अटैक के बाद ट्रंप का पीस कार्ड, जंग पर छलका खलीफा का दर। ईरान पर बेकाबू इजराइल और ट्रंप के सामने 21 शर्तों का सवाल। $15 वर्सेस 6 लंबी जंग का रिस्क। तो देखिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि ईरान के पास अब कुछ बचा नहीं है, युद्ध लगभग खत्म हो गया है, लेकिन बमबाजी दोनों तरफ से जमकर हो रही है। सवाल यह है कि जंग खत्म हुई है क्या, और क्या ये जो वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पावर सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे। जानकार ये बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप की बातों में दम नहीं है, ये लड़ाई लंबी छिड़ेगी, और अगर लड़ाई लंबी छिड़ेगी तो इसकी परेशानी, इसका जो रिपरकशन है पूरी दुनिया को झेलना होगा। मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में जितने मतभेद हैं, उतना ही बड़ा जंग का रिस्क है। इसे समझना मुश्किल नहीं है। क्योंकि ट्रंप अब ईरान से बातचीत के दावे कर रहे हैं, किसी बड़ी डील की तरफ बढ़ने की बात मीडिया के सामने आकर कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान पर हमलों में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह इजराइल के हमलों का जवाब दोगुनी ताकत से ईरान भी दे रहा है। तो फिर ट्रंप के मास्टर प्लान का क्या होगा? ट्रंप का दावा, जंग जल्द होगी खत्म। I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. ट्रंप की बात पर आपने गौर किया होगा तो उन्होंने साफ कहा कि वो निश्चित नहीं कह सकते। तो सवाल है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान पर हमले को अब तक लीड कर रहे ट्रंप के बयान में यह निश्चितता आई कहां से? ट्रंप जंग रोकना चाहते हैं, नेतन्याहू का हमला जारी। ये तो बात पिछले कई दिनों से क्लियर हो चुकी है। ईरान से आगे की जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बात मीडिया में बयान देकर अब और भी साफ कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को चल रही कथित बातचीत में इजरायल किसी भी रूप में हिस्सा नहीं ले रहा। हम इसमें कोई भी पक्ष नहीं है। अगर जंग रोकने पर नेतन्याहू तैयार नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है? व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान परमाणु हथियार समेत उनकी सभी 15 शर्तें मानने पर सहमत है।
पहले वो ईरान के सामने रखी गई अमेरिका की 15 शर्तों को जान लीजिए। अमेरिका और ईरान 1 महीने के लिए युद्ध विराम की घोषणा करेंगे, जिस दौरान वो इस प्रस्ताव के आधार पर बातचीत करेंगे। ईरान की ओर से विकसित सभी परमाणु क्षमताओं को खत्म करना होगा। ईरानी धरती पर किसी भी प्रकार का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा। भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार न बनाने की शपथ लेनी होगी। साथ ही 60% तक संवर्धित 450 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार IAEA को सौंपना होगा और ये भी तय समय सीमा के अंदर। 15 सूत्री प्लान के अनुसार ईरान को नतांज, इस्फहान, फोर्डो साइट्स बंद करनी होंगी। IAEA को बिना किसी रोक टोक के निरीक्षण करने देना होगा। क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन बंद करना होगा। प्रॉक्सी संगठनों को फंडिंग हथियार देना बंद करें। हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हमेशा खुला रखना होगा। मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा। केवल रक्षात्मक सैन्य बल रखना होगा। इसके बदले में ईरान पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। बुशहर जैसे स्थानों पर नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है। प्रतिबंधों को स्वचालित रूप से फिर से लागू करने वाला स्नैपबैक तंत्र हटा दिया जाएगा। They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान ने उनकी 15 शर्तें मान ली हैं। इस पर बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है। लेकिन एक पत्रकार ने जब उनसे इन 15 शर्तों के बारे में पूछा तो बगले झांकने लगे। There's many points of agreement with Iran right now. Many. What can you give us a Many, like 15 points. They're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. What are we doing? लेकिन ईरानी मीडिया में जो सुर्खियां हैं उसके तो वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है, हालात नाजुक हैं। कई इलाकों में हमले तेज हो गए हैं। आम लोगों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। तेल गैस सप्लाई को लेकर वैश्विक चिंता गहरा रही है। शेयर बाजार, सोने चांदी की कीमतों में असमंजस की स्थिति है। भारत समेत दुनिया पर इसका आर्थिक असर पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का कारण बन चुका है। जमीनी हकीकत यह है कि लगातार हो रहे हमले और जवाबी कार्रवाई ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है। सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। LPG संकट नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल को लेकर भी संशय बना हुआ है। संघर्ष अगर लंबा खिंचेगा तो फिर परेशानी और भी बढ़ेगी। तो परेशानी किस तरीके की होगी, इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे हर एक पहलू को। और इस वक्त मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल सतीश पठानिया जुड़े हैं और आर्थिक मामलों के जानकार रॉय तपन भारती भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले पर कर्नल साहब आपके पास ही आऊंगा सर। डोनाल्ड ट्रंप के जो लेटेस्ट जो बयान है, डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ कहें, दोपहर को कुछ कह सकते हैं, शाम को कुछ कह सकते हैं, तो उनके जो बयान होते हैं उनकी प्रामाणिकता पर भरोसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वो हो ना जाए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध लगभग खत्म है। आप सहमत हैं सर इससे? नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये तो हर घंटे में अपना जो बयान है वो बदल देते हैं। इनका कहना है कि युद्ध खत्म हो गया, ऐसा कुछ आसार, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं नजर आ रहा है मेरे को तो। ऐसा कोई इसमें है नहीं कि युद्ध खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है। उनका खुद का पार्टनर इजराइल ही उसमें सहमत नहीं है। क्योंकि मैं तो देखता हूँ इजराइल का तो मुद्दा ये है कि जो उनके दरवाजे पे खड़े हैं, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हूतीज हो गए जो थोड़े दूर हैं, उनको खत्म करना, फिर और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नष्ट करना। क्योंकि ईरान ने पहले आपने देखा होगा धमकी दी है कि हम इजराइल को दुनिया से मिटा देंगे। ये कोई धमकी ना हुई तो ऐसे धमकी देंगे तो अपनी सर्वाइवल के लिए तो इजराइल करेगा ना कुछ। तो अमेरिका तो उसमें कूद पड़ा है और अभी उसमें फंस गया है, ऐसे मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। और ये लड़ाई खत्म होने का कोई आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। राय तपन भारती जी, लड़ाई खत्म होने का कोई आसार नहीं है, इसका सीधा मतलब है प्रधानमंत्री को हमने उस दिन संसद में सुना,
उन्होंने इस परिस्थिति को कोविड के साथ जोड़ दिया। कोविड में तो लोगों की जान पर बन आई थी, यहाँ पर जान पर नहीं बनी है, लेकिन परेशानी कुछ उसी तरीके की है। अब अगर एलपीजी सप्लाई बाधित होगा तो देश में कम से कम 15-20% लोग हैं जो डायरेक्ट तौर पर एलपीजी पर ही आश्रित हैं। उनका क्या होगा? बाजार में जो एक एक दिन में लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे हैं, उसका क्या होगा? क्योंकि इस पूरी लड़ाई का जो सबसे ज्यादा मार है वो तो वेस्ट एशिया, साउथ एशिया पर सबसे ज्यादा है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज पर। अमेरिका की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। किया आपने, इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट है, क्या कितना असर पड़ रहा है भारत और अन्य जगहों पर? बहुत चीजें महंगी हो रही हैं, कुछ कंपनियों को मुनाफा भी हो रहा है। सबसे पहले कहेंगे जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्री और कंपनियां हैं उनका मुनाफा बढ़ रहा है, वो अमेरिका की कंपनी हो, इजराइल की हो, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई, उनकी सप्लाई। उधर यूक्रेन का युद्ध जारी है। ये भारत इसकी चपेट में आ गया है। भारत किस तरह चपेट में आ गया है? अभी यूरिया है, ये तो महंगा होना तय है। हम बड़े पैमाने पर राइस का सप्लाई करते थे, ईरान समेत कई मुल्कों को करते थे। 55,000 टन तो मध्य प्रदेश का चावल जो ईरान गया वो रास्ते में अटका हुआ, अब तक नहीं पहुंचा है। तो ना ईरान को मिला चावल, न इंडिया को उसके बदले में पैसे मिले यहाँ के व्यापारियों को। दवा महंगी हो रही है, अनाज महंगे हो रहे हैं। सरकार ने बड़ी होशियारी से, शायद हो सकता है कि वो बंगाल और असम चुनाव का असर हो, पेट्रोल और डीजल और बहुत गैस की कीमतों को कंट्रोल में रखा है, अभी बढ़ने नहीं दे रही है। कॉमर्शियल डीजल या कॉमर्शियल पेट्रोल जो उनकी कीमत भले बढ़ गई है, लेकिन आमतौर पर देखिएगा बाजार पर सीधा असर ऑयल का नहीं हो रहा है। इससे महंगाई थोड़ी काबू में है। लेकिन जैसे गुजरात की कुछ कंपनियां या देश के कई राज्यों में कंपनियां बंद हो गई, जिनको पीएनजी चाहिए, उनकी सप्लाई बंद कर दी गई है। क्योंकि सरकार ने कहा कि हम इंडस्ट्रीज को अभी गैस नहीं देंगे, डोमेस्टिक को देंगे। अब वो बंद हो गया तो वहां से लेबर सब बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल रवाना हो गए। शहर खाली हो रहा है। अब ये 15% बेरोजगार होंगे या 20% होंगे, 25% होंगे, ठीक है, ऐसा अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया कि कोविड जैसी ही परिस्थिति आ गई है, इसके मुकाबले के लिए सभी राज्य, चलिए ठीक है सर, गवर्नमेंट तैयार है। मैं आता हूं सर। कर्नल साहब, एक आपके अनुभव के आधार पर, मेरे पास समय लिमिटेड है तो 1-1.5 मिनट में ये बताइए कि आपके हिसाब से ये लड़ाई कितनी लंबी खींच सकती है? ईरान कब तक इस लड़ाई को खींच सकता है? मेरे हिसाब से तो ये ईरान का जो है उनका एडवांटेज ये है कि उनका ये लड़ाई वो अपने इलाके से लड़ रहे हैं। अमेरिकन बाहर से आ रहे हैं, इजराइल भी दूर बैठा हुआ है। तो जो ईरान है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अमेरिकन के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया। उन्होंने जो उनके बेसेस हैं, सऊदी अरेबिया में हो गया, यूएई में हो गया, सब जगह इस इलाके में हो गया, उनके ऊपर हमला किया है और उन्हीं को मार रहे हैं। तो कहने का मतलब कि उनकी जो ऑयल या जो तेल की लड़ाई जिसको बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट करने की क्षमता को भी उन्होंने घटा दिया और अपना तो उनका है ही है। तो इस तरीके से तो मेरे को नहीं लगता कि ये ईरान इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। और मिसाइल पे मिसाइल वो इजराइल पे भी फेंक रहा है, हालांकि इजराइल भी फायर कर रहा है, अपना मिसाइल आ रहे हैं इनके ऊपर भी, इनका भी नुकसान हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इजराइल के लिए तो इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल जिसको बोलते हैं, और ईरानियन को है कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। तो ऐसे एक कार्रवाई चल रही है। तो इतनी जल्दी ये लड़ाई को खत्म, अभी ईगो की बात आ गई है। उधर ट्रम्प का ईगो है, उधर इजराइल का ईगो है, इधर ईरान का ईगो है। अब जब ईगो की बात आ गई तो फिर उसमें तो मुश्किल मतलब सर ये बताइए संक्षेप, बहुत संक्षेप में, शॉर्ट में, ईरान ने संभवतः वो कहते हैं ना कि कफन बांध लिया है कि हम तो बर्बाद होंगे लेकिन अपने साथ कईयों को बर्बाद कर जाएंगे, वो उस मोड पे आ चुका है। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। ऐसा ही है। उन्होंने बोला कि अब हम तो डूबेंगे, बाकी को ले डूबेंगे। अभी इसका एक ही तरीका है अभी कि निगोशिएशन के तरीके से ही ये बंद हो सकता है कि वो भी रिलाइज, बिकॉज एक ही चीज थोड़ी ना, ऑयल थोड़ी ना है,
खाना पीना ये वो सब हाँ, कुछ हर है। सेक्टर है। तो हाँ, हर सेक्टर है, उसमें भी अभी ईरानियन को भी तकलीफ हो रही है, ऐसी क्या बात है, वो थोड़ी ऐसे कुछ बिल्कुल हाँ, अभी वहां से खबरें बाहर नहीं आ रही, परेशानी तो वहां भी होगी। जब एक बार चीजें खत्म होगी तो वहां से जो तस्वीरें आएंगी फिर वो बताएंगे कि नुकसान किस स्तर पर हुआ, कितना हुआ है। बिल्कुल। राय तपन भारती जी, एक बात बताइए सर, बाजार में जैसे हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, आज सेंसेक्स इतना गिर गया, निफ्टी का ये हाल हो गया, आज बाजार में 12 लाख करोड़ स्वाहा हो गया, 14 लाख करोड़ स्वाहा हो गए, तो आंकड़ा हमें दिख रहा है। इस बार एक चीजें हमें दिखी हैं सर, पिछले 6-8 महीने में हमने देखा कि रॉकेट की तरह, मिसाइल की तरह सोने चांदी के दाम बढ़े थे। युद्ध के समय में माना जाता है कि सोना चांदी एक सिक्योर होता है, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। सोना चांदी का रेट क्यों गिर रहा है सर? वजह क्या लगती है कि अचानक से ऊपर गया, तो उसको वो एक कारण है, दूसरी कोई वजह है? नहीं, कुछ कंट्री ने सोना की बिक्री शुरू की। रिजर्व बैंक में बहुत सारे कंट्री सोना रखते हैं, उसमें डेनमार्क ने सबसे ज्यादा सोना बेचा, क्योंकि उसे हथियार खरीदना था, उसे भावी जो संभावना है कुछ युद्ध की, कुछ सालों को उसने खरीदा। इस तरह की बहुत सारी खरीदारी जो है, इस तरह की जो इंडिया ने भी अपने कुछ गोल्ड निकाले रिजर्व बैंक आरबीआई ने, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा है कि कुछ लोगों ने ये सोने चांदी या शेयर के मार्केट में होता है कि पहले होल्ड कर लेते हैं, होल्डिंग करते हैं, फिर जैसे ही देखते हैं कि रेट बढ़ गया, मुनाफा के लिए बाजार में ले आते हैं। तो बाजार में सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगा तो रेट गिर जाता है। तो अभी फ्लक्चुएशन का दौर अभी चलेगा। मतलब सर आप ये मानते हैं कि इसके एक बड़ी कारण ये भी है कि जिस तरीके से पिछले 6-8 महीने में रेट बढ़ा, एक साल में लगभग 2 गुना रेट हो गया, वो भी एक बड़ी कारण है कि जब इस तरीके से अचानक से आप बहुत ऊपर जाते हैं तो नीचे गिरने की संभावना रहती है? बिल्कुल, इसमें साफ दिख रहा था कि मुनाफाखोरी के लिए सब ये चल रहा है, और इस झांसे में, लालच में बहुत सारे लोग फंस गए। उन्होंने जब महंगे रेट में खरीदा, उसके बाद चांदी और सोने का दाम लुढ़क गया, तो वो परेशान हो गए। हालांकि मैं तो सलाह दूंगा कि पीछे हट जाना चाहिए। जब आपको जिस सेक्टर में नुकसान हो रहा है वहां से पीछे हटिए, किसी और सेक्टर में जमा कीजिए। सर, और जैसे कुछ बैंक के शेयर बहुत अच्छे चल रहे हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर उछाल हो रहा है, रेलवे का शेयर बढ़ने जा रहा है, तो बहुत सारे शेयर बढ़ रहे हैं। बस वॉच करने की जरूरत, सतर्क रहकर निवेश करने की जरूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया राय तपन भारती जी और कर्नल सतीश पठानिया जी, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मोटे तौर पर हम सभी ये कामना करते हैं, दुआ भी करते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि ये युद्ध उन 4-5-7 देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है।